नमस्ते छोटू, क्या तुम क्लास 6th हिस्ट्री के नए चैप्टर आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक तक यानी फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू फूड प्रोडक्शन के लिए तैयार हो? ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हाँ विनीता दीदी, पर ये टाइटल इतना लंबा क्यों है? क्या इसका मतलब शिकारी लोगों से किसान बनने की कहानी है? वाह, तुमने एकदम सही समझा। ये चैप्टर हमें बताएगा कि कैसे शिकारी बीनने वाले लोग धीरे धीरे खेती करने वाले किसान बने। अच्छा, मतलब जैसे आज हम रोटी सब्जी खाते हैं, वैसे पहले लोग जंगलों से शिकार और फल जड़ें इकट्ठा करते थे। बिल्कुल सही। हजारों साल पहले लोग शिकारी और खाद्य संग्राहक थे, यानी वे जानवरों का शिकार करते और जंगलों से खाना बीनते थे। विनीता दीदी, आपने कहा कि पहले लोग खाना बीनते थे, पर मुझे लगा कि वो तो खाना बनाते होंगे। अच्छा सवाल छोटू। दरअसल बीनते और बनाते में बहुत फर्क है। फर्क कैसे दीदी? देखो, खाना बीनने का मतलब है जंगल से फल, जड़ें, कंदमूल इकट्ठा करना, यानी प्रकृति में जो मिला वही उठा लिया। और खाना बनाने का मतलब है आग या किसी तरीके से भोजन तैयार करना, जैसे मांस पकाना या अनाज से रोटी बनाना। ओह, यानी पहले लोग सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों से भोजन इकट्ठा करते थे, इसलिए बीनते शब्द सही है। बिल्कुल। बाद में जब उन्होंने आग का इस्तेमाल करके मांस पकाना शुरू किया, तब खाना बनाना आया। अब समझा दीदी, बीनना मतलब कलेक्ट करना और बनाना मतलब कुक करना। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। शाबाश छोटू, यही छोटी छोटी बातें समझने से हिस्ट्री और मजेदार हो जाती है। विनीता दीदी, ये लोग कहाँ रहते थे? क्या वे हमारी तरह घर बनाकर रहते थे या जंगलों में ही रहते थे? वे गुफाओं और अस्थायी झोंपड़ियों में रहते थे, क्योंकि उन्हें भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ता था। ओह, मतलब वे घुमंतू जीवन जीते थे। पर क्या वे अकेले रहते थे या ग्रुप्स में? अकेले तो डेंजरस होता ना? बहुत अच्छा सवाल। वे समूहों में रहते थे ताकि शिकार करने, खाना इकट्ठा करने और खतरों से बचने में एक दूसरे की मदद कर सकें। विनीता दीदी, पर वे खाना कैसे पकाते थे? उन डेज में तो गैस स्टोव नहीं थे ना? तुम्हें याद है हमने आग की खोज के बारे में पढ़ा था? वे पत्थरों को रगड़कर आग जलाते थे और उससे मांस पकाते थे। वाह, पत्थरों से आग! सच में ये तो बहुत मेहनत वाला काम रहा होगा। पर वे शिकार कैसे करते थे? वे पत्थरों के बने हथियारों का इस्तेमाल करते थे, जैसे तेज धार वाले पत्थर, भाले और हथौड़े, जिनसे वे जानवरों का शिकार करते थे। अच्छा, और ये सब कब शुरू हुआ? कोई टाइमलाइन होगी ना? कितने साल पहले की बात है? ये सब लगभग 20 लाख साल पहले पुरापाषाण काल में शुरू हुआ, जब मानव ने पहली बार पत्थर के औजार बनाना सीखा। विनीता दीदी, हमें ये सब कैसे पता चला? कोई प्रूफ है कि ऐसा हुआ था? हम तो उस टाइम मौजूद नहीं थे। बहुत बढ़िया सवाल। पुरातत्वविदों को खुदाई में गुफाओं के चित्र, पत्थर के औजार और जानवरों की हड्डियां मिली हैं, जो इस बात का प्रूफ हैं। भारत में ऐसी कोई जगह है जहां ये एविडेंस मिले हैं? क्या हमारे देश में भी ऐसे लोग रहते थे? हाँ, भीमबेटका की गुफाएं, हुंसगी, कोलडेहवा जैसी जगहों पर हजारों साल पुराने पत्थर के औजार और शिकार के चित्र मिले हैं। वाह, तो क्या वे ड्राइंग भी जानते थे? क्या वे कलाकार भी थे? बिल्कुल। भीमबेटका की गुफाओं में शिकार, नृत्य और जानवरों के सुंदर चित्र हैं, जो हमें उनकी जीवन शैली के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। विनीता दीदी, पर फिर ये लोग खेती की तरफ क्यों बढ़े? शिकारी बनने में क्या प्रॉब्लम आई? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जलवायु परिवर्तन, जानवरों की कमी और नई जरूरतों के कारण ये बदलाव हुआ, जिसके बारे में हम अगले पार्ट में जानेंगे। ओह, मतलब अगली क्लास में और रोचक बातें सीखेंगे। मैं तो अभी से एक्साइटेड हो गया हूँ। यही क्यूरियोसिटी तुम्हें एक अच्छा स्टूडेंट बनाती है। हिस्ट्री सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की संघर्ष और सफलता की कहानी है। छोटू, अब हम समझेंगे कि आखिर शिकारी बीनने वाले लोगों ने खेती शुरू क्यों की। ये बदलाव हजारों साल पहले धीरे धीरे हुआ था।
बिनीता दीदी, पर इतने साल शिकार करने के बाद अचानक खेती का विचार कैसे आया? कोई स्पेशल रीजन था? बिल्कुल, मुख्य कारण था जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। लगभग 12,000 साल पहले बर्फ का युग खत्म हुआ और गर्मी बढ़ने लगी। ओह, मतलब मौसम बदला तो जानवर और पेड़ पौधे भी बदले। इससे उनके खाने पर इफेक्ट पड़ा होगा। बिल्कुल सही। गर्म जलवायु में नए पौधे उगे, जानवरों के माइग्रेशन रूट्स बदले और लोगों को नए तरीके खोजने पड़े। बिनीता दीदी, पर सबसे पहले उन्होंने पौधे उगाने का आइडिया कैसे पाया? कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। हाँ, ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हुआ। लोगों ने देखा कि गिरे हुए बीजों से नए पौधे निकलते हैं। फिर उन्होंने जानबूझकर बीज बोने शुरू किए। अच्छा, मतलब जंगल में फल बीनने वाले लोगों ने ही धीरे धीरे खेती सीखी। ये तो बहुत इंटेलिजेंट बात है। हाँ छोटू, उन्होंने देखा, सीखा और एक्सपेरिमेंट्स किए। सबसे पहले गेहूं, जौ और चावल जैसे अनाज उगाए, क्योंकि ये आसानी से स्टोर किए जा सकते थे। बिनीता दीदी, पर जानवरों का क्या? शिकार करने वाले अचानक पालतू जानवर कैसे बनाने लगे? ये तो और भी इंटरेस्टिंग है। बहुत अच्छा सवाल। लोगों ने देखा कि कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बकरी, भेड़ इंसानों के आसपास रह सकते हैं। फिर उन्होंने इन्हें पालना शुरू किया। वाह, तो कुत्ता सबसे पहला पालतू जानवर था। उसने सिक्योरिटी में हेल्प की होगी। बिल्कुल, कुत्ते ने शिकार में मदद की और रात को खतरे की चेतावनी दी। फिर भेड़, बकरी से दूध और मांस मिलने लगा। इससे लोगों को नियमित भोजन मिला। मतलब अब वे रोज शिकार पर नहीं जाना पड़ता था। ये तो बहुत बड़ी रिलीफ रही होगी। हाँ, अब वे एक ही जगह बस सकते थे, क्योंकि भोजन का प्रोडक्शन होने लगा था। इससे घुमंती जीवन से सेटल्ड लाइफ की शुरुआत हुई। सेटल्ड लाइफ मतलब? क्या वे अब घर बनाकर रहने लगे? परमानेंट हाउसेस? बिल्कुल, उन्होंने मिट्टी और लकड़ी के घर बनाए, गांव बसे और समय के साथ यही गांव बड़े होकर शहर बने। बिनीता दीदी, पर खेती के लिए नए टूल्स की जरूरत पड़ी होगी। पत्थर के हथियार तो शिकार के लिए थे ना? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। उन्होंने नए टूल्स बनाए, जैसे हसिया फसल काटने के लिए, पत्थर की कूटनी मॉर्टर पेसल अनाज कूटने के लिए। अच्छा, ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। फसल काटने और प्रोसेस करने के स्पेशलाइज्ड टूल्स। हाँ, ये नवपाषाण काल नियोलिथिक पीरियड की शुरुआत थी। नए पत्थर के टूल्स पॉलिश किए हुए, जो खेती के लिए परफेक्ट थे। बिनीता दीदी, भारत में ये ट्रांजिशन कहाँ-कहाँ हुआ? कोई स्पेसिफिक साइट्स हैं जहां एविडेंस मिले हैं? बहुत सारे। मेहरगढ़, बलूचिस्तान, बुरजहोम, कश्मीर, कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश। यहाँ खेती के अर्ली एविडेंस मिले हैं। वाह, मेहरगढ़ के बारे में और बताइए बिनीता दीदी। वहां क्या मिला? मेहरगढ़ में गेहूं और जौ की खेती के एविडेंस मिले हैं, साथ ही भेड़ बकरी के अवशेष। ये लगभग 7000 ईसा पूर्व की बस्ती थी। तो क्या ये बदलाव एकदम से हुआ या धीरे धीरे सब लोगों ने एक साथ खेती शुरू कर दी? नहीं, ये बहुत धीमी प्रोसेस थी। कुछ ग्रुप्स ने खेती शुरू की, कुछ ने शिकार जारी रखा। कई सदियों तक मिक्स्ड इकोनॉमी रही। बिनीता दीदी, इस चेंज का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था? खेती से क्या फायदे हुए? सबसे बड़ा फायदा था फूड सिक्योरिटी। अब लोगों को भोजन की कमी का डर नहीं रहा। सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा और पॉपुलेशन बढ़ने लगी। मतलब अब वे भविष्य के लिए स्टोर कर सकते थे। ये तो गेम चेंजर रहा होगा। बिल्कुल, इस सरप्लस फूड ने समाज को कॉम्प्लेक्स बनाया। कुछ लोग दूसरे काम करने लगे। पॉटर्स, वीवर्स, टूल मेकर्स, डिवीजन ऑफ लेबर शुरू हुआ। ओह, तो स्पेशलाइजेशन की शुरुआत हुई, समाज डेवलप होने लगा। हाँ छोटू, यही तो मानव सभ्यता की नींव थी। अगले पार्ट में हम इन अर्ली विलेजेस और उनके लाइफस्टाइल के बारे में डिटेल में जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है बिनीता दीदी। मैं अगले पार्ट का इंतजार करूंगा और अपने दोस्तों को भी ये चैप्टर पढ़ने के लिए कहूंगा। शाबाश, यही क्यूरियोसिटी तुम्हें अच्छा स्टूडेंट बनाती है। हिस्ट्री सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व की कहानी है। एंड ऑफ पार्ट 2। छोटो, अब हम जानेंगे कि खेती शुरू होने के बाद लोगों ने गांव में रहना कैसे शुरू किया और उनकी डेली लाइफ कैसी थी। बिनीता दीदी, सबसे पहले ये अर्ली विलेजेस कहाँ बसे थे? क्या उन्होंने स्पेशली कोई जगह चूज की थी बस्ती बनाने के लिए? बिल्कुल, उन्होंने ऐसी जगहें चुनी जहां पानी की पर्याप्त सप्लाई थी, जैसे नदियों के किनारे, क्योंकि खेती के लिए पानी सबसे जरूरी था। अच्छा,
मतलब नदी के किनारे की उपजाऊ जमीन पर गांव बसाए गए ताकि फसलें अच्छी हो सकें और पीने का पानी भी मिल सके। हाँ, और साथ ही वे ऐसे इलाके चुनते थे जहाँ नेचुरली प्रोटेक्शन मिले, जैसे पहाड़ियों पर या ऐसी जगह जहाँ से दुश्मनों पर नजर रख सकें। बिनीता दीदी, इन शुरुआती गांव के घर कैसे होते थे? क्या वे गुफाओं जैसे ही थे या नए तरीके के घर बनाए? अब घरों में बड़ा बदलाव आया। लोगों ने मिट्टी और लकड़ी के घर बनाए, कुछ जगहों पर पत्थर के भी, जो गोल या आयताकार आकार के होते थे। मतलब अब परमानेंट हाउसेस बनने लगे थे। क्या वे एक कमरे के होते थे या मल्टीपल रूम्स के, फैमिली साइज के हिसाब से? आमतौर पर एक कमरे के घर होते थे जहां पूरा परिवार रहता था, और अलग से स्टोरेज पिट्स बनाए जाते थे अनाज रखने के लिए। स्टोरेज पिट्स? मतलब जमीन में गड्ढे बनाकर अनाज स्टोर करते थे? ये तो बहुत स्मार्ट आइडिया था, कीटों और मौसम से बचाने के लिए। हाँ, ये गड्ढे अंदर से मिट्टी के लेप से पक्के किए जाते थे ताकि नमी ना आए, और ऊपर से ढक्कन लगा देते थे। बिनीता दीदी, रोजमर्रा के कामों के लिए उन्होंने क्या-क्या नए टूल्स बनाए? खेती के अलावा कुकिंग, बिल्डिंग के टूल्स? उन्होंने पत्थर के बहुत एडवांस टूल्स बनाए, हसिया, कुल्हाड़ी, हथौड़ा, और सबसे इम्पोर्टेंट पिसाई के पत्थर, ग्राइंडिंग स्टोन्स, जो रोटी बनाने के लिए अनाज पीसने में काम आते थे। ग्राइंडिंग स्टोन्स? मतलब जैसे आज हम मिक्सर में आटा पीसते हैं, वैसे ही वे पत्थरों से दलिया और आटा तैयार करते थे? बिल्कुल, 2 पत्थरों के बीच अनाज रखकर घुमाते थे। ये काम आमतौर पर औरतें करती थीं और ये डेली रूटीन का इम्पोर्टेंट हिस्सा था। विनीता दीदी, क्या उन्होंने कुकिंग के लिए कोई स्पेशल बर्तन बनाए? मिट्टी के बर्तन कब शुरू हुए? बहुत अच्छा सवाल। मिट्टी के बर्तन, पॉटरी का आविष्कार इसी पीरियड में हुआ। पहले हैंडमेड और बाद में पॉटर्स व्हील पर बनाए जाने लगे। वाह, पॉटर्स व्हील मतलब चाक पर बर्तन बनाना। ये तो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रही होगी। हाँ, इससे सिमेट्रिकल और ब्यूटीफुल बर्तन बन सके जो स्टोरेज और कुकिंग दोनों के लिए उपयोगी थे, और यहीं से कुम्हार का प्रोफेशन शुरू हुआ। विनीता दीदी, क्या इन बर्तनों पर कोई डिजाइन भी बनाते थे या सादे ही रखते थे उपयोग के लिए? शुरुआती बर्तन सादे थे, लेकिन बाद में उन्होंने ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, पशु पक्षियों के चित्र और डेली लाइफ के सीन्स बनाने शुरू किए। तो क्या ये डिजाइन्स हमें उनके कला और कल्चर के बारे में बताते हैं, लाइक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स? बिल्कुल, पॉटरी डिजाइन्स हमें उनके एस्थेटिक सेंस, बिलीव्स और डेली एक्टिविटीज के बारे में वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे आज की फोटोग्राफी। बिनीता दीदी, इन अर्ली विलेजेस के लोगों के क्लोथ्स कैसे होते थे? क्या वे पेड़ों की छाल या जानवरों की खाल पहनते थे? अब कपड़ों में भी बदलाव आया। उन्होंने भेड़ बकरी की ऊन और पौधों के फाइबर से कपड़े बुनना शुरू किया, जिसके लिए वीविंग का आविष्कार हुआ। वीविंग मतलब करघे पर कपड़े बुनना? ये तो बहुत बड़ा इनोवेशन था कंफर्टेबल क्लोथ्स के लिए। हाँ, सबसे पहले हैंडलूम्स बने और इससे टेलर और वीवर जैसे नए प्रोफेशंस का जन्म हुआ। समाज में डिवीजन ऑफ लेबर और क्लियर हो गया। बिनीता दीदी, क्या इन अर्ली विलेजेस में कोई सोशल स्ट्रक्चर था? कोई लीडर या चीफ होता था? सब मिलजुल कर रहते थे? शुरुआत में कम्युनिटीज छोटी और इगैलिटेरियन थी, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा, लीडर्स इमर्ज हुए जो डिसीजंस लेते थे और डिस्प्यूट सेटल करते थे। मतलब धीरे धीरे पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप होना शुरू हुआ। सिंपल रूल से कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज की तरफ जर्नी। बिल्कुल, और यही वो फाउंडेशन थी जिस पर बाद में किंगडम्स और एम्पायर्स बने। अगले पार्ट में हम इन विलेजेस के ट्रांसफॉर्मेशन को शहरों में देखेंगे। वाओ बिनीता दीदी, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे छोटे छोटे चेंजेस ने पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को बदल दिया। हाँ छोटू, और तुम्हारी ये क्यूरियोसिटी तुम्हें एक अच्छा हिस्टोरियन बना सकती है। चलो अगले पार्ट में मिलते हैं शहरों के उदय के साथ। छोटू, अब हम जानेंगे कि छोटे छोटे गांव कैसे धीरे धीरे शहरों में बदलने लगे। बिनीता दीदी, गांव से शहर में ट्रांजिशन कैसे हुआ? क्या अचानक बड़े शहर बन गए? बिल्कुल नहीं, ये बहुत धीरे धीरे हुआ। सबसे पहले कुछ गांव बड़े हुए, ट्रेड यानी व्यापार, सरप्लस फूड यानी अधिक भोजन, और स्पेशलाइजेशन यानी विशेषज्ञता के कारण। मतलब कुछ लोग सिर्फ खेती नहीं करते थे, बल्कि पॉटरी यानी मिट्टी के बर्तन बनाना, वीविंग यानी बुनाई और टूल मेकिंग यानी औजार बनाना जैसे काम करने लगे। हाँ, यही डिवीजन ऑफ लेबर यानी कार्य विभाजन था।
जब हर किसी का काम अलग हुआ तो प्रोडक्शन यानी उत्पादन बढ़ा और लोग एक जगह बसने लगे। और फिर क्या हुआ? क्या ट्रेड से ही मार्केट्स यानी बाजार शुरू हुए? बिल्कुल, लोग अपने सरप्लस फूड, क्राफ्टेड गुड्स और पॉटरी ट्रेड करने लगे। धीरे धीरे ट्रेड सेंटर्स बन गए। तो सिटीज बनाने में ट्रेड का बड़ा रोल था। बिल्कुल, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, हाउसेज और स्ट्रीट्स ऑर्गेनाइज्ड होने लगे। ड्रेनेज, स्टोरेज और कम्युनिटी स्पेसेस भी बनते गए। वाह, मतलब अब सिर्फ खाना पैदा करना ही नहीं, बल्कि सुरक्षित रहने और सोशल लाइफ के लिए प्लानिंग भी जरूरी हो गई। सही कहा छोटू। इसी प्लानिंग से अर्बन सेटलमेंट्स यानी शहरी बस्तियां और ऑर्गेनाइज्ड सिटीज का फाउंडेशन पड़ा। बिनीता दीदी, क्या सिटीज में लीडरशिप और गवर्नेंस भी अलग हुआ होगा? हाँ, बड़े पॉपुलेशन और ट्रेड के लिए लीडर्स, काउंसिल्स और रूल्स बने। ये अर्ली पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स का आरंभ था। तो पहले विलेजेस छोटे और इगैलिटेरियन थे और सिटीज में कॉम्प्लेक्स सोशल सिस्टम बन गया। बिल्कुल, हायरार्की यानी पदानुक्रम, स्पेशलाइजेशन यानी विशेषज्ञता, ट्रेड यानी व्यापार और गवर्नेंस यानी शासन, यही अर्बन सिविलाइजेशन यानी शहरी सभ्यता की पहचान है। मतलब यही शुरुआत थी बड़े शहरों की, जहां लोग परमानेंट बेसिस पर रहते थे और कल्चर, आर्ट और टेक्नोलॉजी विकसित हुई। हाँ छोटू, और यही फाउंडेशन था लेटर एम्पायर्स और सिविलाइजेशंस के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग। अब मैं समझ गया कि विलेजेस से सिटीज तक का ट्रांजिशन कैसे हुआ। ठीक है। छोटू, अब हम इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बिल्कुल विनीता दीदी, मुझे ये चैप्टर बहुत पसंद आया और मैं टेस्ट के लिए तैयार हूँ। तो पहला प्रश्न, पूरा पाषाण काल के लोग मुख्य रूप से क्या करते थे? ए, खेती करते थे। बी, शिकार और खाद्य संग्रहण करते थे। सी, व्यापार करते थे। डी, लेखन कार्य करते थे। ये तो आसान है। वे शिकार और खाद्य संग्रहण करते थे। ऑप्शन बी, क्योंकि खेती तो बाद में शुरू हुई। बिल्कुल सही। पूरा पाषाण काल के लोग घुमंतू जीवन जीते थे और शिकार व बीनने पर निर्भर थे। बिनीता दीदी, अगला क्वेश्चन पूछिए, मैं तैयार हूँ। दूसरा प्रश्न, नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी? ए, धातु के औजार। बी, खेती और पशुपालन। सी, लेखन कला। डी, व्यापार के रास्ते। ये तो हमने अभी पढ़ा। नवपाषाण काल में खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई। ऑप्शन बी, इससे सेटल्ड लाइफ शुरू हुई। शाबाश, यही तो मानव सभ्यता का टर्निंग पॉइंट था। खेती ने फूड सिक्योरिटी दी और लोग गांवों में बसने लगे। बिनीता दीदी, मुझे ये चैप्टर का टाइमलाइन भी समझ आ गया है। पहले शिकारी, फिर खेती, फिर गांव और फिर शहर। बिल्कुल। तीसरा प्रश्न, भारत में खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ए, मोहनजोदड़ो। बी, मेहरगढ़। सी, हड़प्पा। डी, तक्षशिला। मेहरगढ़, ऑप्शन बी। हमने पढ़ा था कि वहां 7000 ईसा पूर्व में गेहूं और जौ की खेती के एविडेंस मिले हैं। बिल्कुल सही। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में नवपाषाण काल के सबसे पुराने एविडेंस मिले हैं। ये एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। बिनीता दीदी, अगला क्वेश्चन और टफ होना चाहिए। मैं चैलेंज लेने के लिए तैयार हूं। चौथा प्रश्न, नवपाषाण काल के लोगों ने अनाज संग्रहण के लिए क्या बनाया? ए, मिट्टी के बर्तन। बी, जमीन में गड्ढे यानी भंडारण गर्त। सी, लकड़ी की पेटियां। डी, चमड़े की थैलियां। हमने पढ़ा था कि वे जमीन में गड्ढे बनाते थे, जिन्हें स्टोरेज पिट्स कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। एक्सीलेंट। ये गड्ढे मिट्टी के लेप से पक्के किए जाते थे ताकि अनाज सुरक्षित रहे। बहुत अच्छे, याद रखा। बिनीता दीदी, एक और क्वेश्चन पूछिए जो स्टेट एग्जाम्स में आता हो। पांचवा प्रश्न, पूरा पाषाण काल के लोगों द्वारा बनाए गए चित्र कहाँ मिले हैं? ए, भीमबेटका की गुफाएं। बी, नालंदा। सी, कोणार्क। डी, खजुराहो। भीमबेटका की गुफाएं, मध्य प्रदेश में। वहां शिकार के बहुत सुंदर चित्र मिले हैं। ऑप्शन ए सही है। बिल्कुल। भीमबेटका की गुफाओं के चित्र यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं और हमें प्री हिस्टोरिक लाइफ के बारे में बताते हैं। अब छोटू, इस चैप्टर की कॉम्प्रिहेंसिव समरी समझते हैं।
ये हमें बताती है कि कैसे मानव ने शिकारी से किसान बनने का सफर तय किया। हाँ बिनीता दीदी, ये सफर लाखों सालों में हुआ, जिसमें जलवायु परिवर्तन, नए आविष्कार और अडैप्टेबिलिटी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिल्कुल। पूरा पाषाण काल में लोग शिकारी संग्राहक थे, गुफाओं में रहते थे, पत्थर के औजार इस्तेमाल करते थे और घुमंतू जीवन जीते थे। फिर नवपाषाण काल में खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई। लोगों ने गांव बसाए, मिट्टी के बर्तन बनाए और सेटल्ड लाइफ शुरू की। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस बदलाव ने फूड सरप्लस पैदा किया, जिससे पॉपुलेशन बढ़ी, स्पेशलाइजेशन शुरू हुआ और समाज कॉम्प्लेक्स होता गया। बिनीता दीदी, इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन क्या है? हमें ये जानकर क्या फायदा होगा? बहुत गहरा सवाल। ये हमें सिखाता है कि चेंज और अडैप्टेशन मानव प्रोग्रेस की है। आज की टेक्नोलॉजी भी उन्हीं एंशिएंट इनोवेशंस का एक्सटेंशन है। मतलब जैसे उन्होंने नए हालात के मुताबिक खेती सीखी, वैसे ही हमें भी नए चैलेंजेस के लिए अडैप्ट होना चाहिए। बिल्कुल सही। और ये हिस्ट्री हमें ह्यूमिलिटी सिखाती है कि हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत से ये सभ्यता बनाई है। हमें इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिनीता दीदी, ये चैप्टर मेरा फेवरेट बन गया है। मैं अपने सभी दोस्तों को ये पढ़ने के लिए एनकरेज करूंगा। ये सुनकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारी क्यूरियोसिटी और लर्निंग एटीट्यूड तुम्हें एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनाएगी। आगे के चैप्टर्स भी इसी एंथुजियाज्म से पढ़ेंगे। धन्यवाद बिनीता दीदी। अब मुझे हिस्ट्री और भी इंटरेस्टिंग लगने लगी है। मैं अगले चैप्टर के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल। अगले चैप्टर में हम सिंधु घाटी सभ्यता के रोचक तथ्यों को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अलविदा।